हेलो, नमस्कार दोस्तों। टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट 1, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 और आरओ एआरओ मेंस 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास। तो चलिए आज से मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिए। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लास के दौरान बताए जाते हैं उन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए ज़रूर चलिएगा क्लास। अभी आरओ एआरओ का पेपर हुआ, उसमें से आप में से ही कई स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि मैम आधुनिक भारत से रिलेटेड कई प्रश्न आए और सही भी हुए। तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी मिली कि चलो ठीक है, जब हम आपको पढ़ाते हैं और आपके मैसेजेस आते हैं कि मैम थैंक यू यहाँ से प्रश्न बने, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। साथ ही साथ जो हमने कॉन्टिनेंट से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस किया था वहां से भी प्रश्न आए थे। तो इस बार का पेपर अच्छा था, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा गया भी है। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और उन्होंने पीसीएस का फॉर्म भरा है। तो मैं उनसे एक बात कहूंगी कि अब पीसीएस को टारगेट बना लीजिए क्लास। देखिए, हमेशा दिमाग में बात आती है कि आरओ एआरओ के लिए इतना पढ़े मैम, जब आरओ एआरओ की परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो पीसीएस कहां से क्वालिफाई होगा। ये सब गलत धारणा है। हमेशा हरिवंश राय बच्चन की इस लाइन को याद रखिएगा, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब 2 महीने का समय है आप लोगों के पास पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, अपने टारगेट को अचीव करने का सोचिए, ठीक है। इन मॉक टेस्ट में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे क्लास। आप में से कई बच्चों ने मैसेज किया कि मैम आपने जो पढ़ाया था वहां से कई प्रश्न बना। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि पेपर मैं नहीं सेट करती हूं, ठीक है, ना ही मेरे पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे मुझे पता चल जाता है कि परीक्षा में क्या प्रश्न बनेगा। हम बस पेपर को एनालाइज करते हैं। जो पास्ट ईयर्स के पेपर्स हैं, जो अभी रिसेंट में पेपर्स हो रहे हैं, उनको देखते हुए हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि पेपर में प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, ट्रेंड क्या है। हम उसी के बेसिस पे इन मॉक टेस्ट को डिजाइन करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं तो हमसे ज़्यादा, मतलब मैं कहूँ मुझसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सही बता रही हूँ, कि जब आपके मैसेजेस आते हैं और आप थैंक यू बोलते हैं क्लास। आप जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे मैं भी मेहनत करती हूँ। मुझे भी लगता है कि ये मॉक टेस्ट मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो और इन हर मॉक टेस्ट में मैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको देने का प्रयास करती हूँ जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो मेहनत हमें आपको मिलकर करनी है, उसके बाद सब ईश्वर पर छोड़ना है और सब अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन मेहनत तो हम कर सकते हैं ना। तो अभी तक जो परीक्षा नहीं हुई है उसके लिए लग जाओ, ठीक है, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी क्लास, एक चीज याद रखिएगा। चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने पास नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा, पहले मॉक टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इसमें एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। प्रीलिम्स में आपका सीसैट भी कवर होगा और मेंस की अगर हम बात करें जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और ऐसे पेपर भी इंक्लूडेड होगा। प्लस किस तरीके से आपको अपने मेंस में आंसर्स को लिखना है ये भी आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। तो इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए एक और बैच लेकर आया है जिसका कि नाम अभ्युदय बैच है, ठीक है, जिसे 2026 आरओ एआरओ के लिए लॉन्च किया गया है। अगर इस बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है।
निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं, दूसरी तरफ किसने अध्यक्षता की है। नागपुर 1920 CR दास, मद्रास 1927 मौलाना मोहम्मद अली अंसारी, लखनऊ 1936 वल्लभ भाई पटेल, हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस। अब आपको बताना है इनमें से कितने जोड़े सही हैं। अगर आपको समय लेना है तो आप वीडियो को पॉज करिए, आराम से प्रश्न को पढ़िए। मैं आपसे इस प्रश्न को डिस्कस करने जा रही हूं। देखिए 1938 और 1939 का ये जो 2 सेशन है वो इंपॉर्टेंट है। दोनों सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस, SC बोस। 1938 वाला सेशन कहाँ होता है? हरिपुरा में होता है, ठीक है। 1939 वाला सेशन त्रिपुरी में होता है। 1939 वाला जो त्रिपुरी सेशन होता है उसमें पहली बार ऐसा होता है कि अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग कराई जाती है। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस खड़े रहते हैं, दूसरी तरफ पट्टाभी सीतारमैया खड़े रहते हैं, जिनको कि सपोर्ट कौन कर रहा रहता है? महात्मा गांधी कर रहे रहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के सपोर्ट होने के बाद ही पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से हार जाते हैं और 1939 के त्रिपुरा सेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को दी जाती है। लेकिन 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी सेशन की अध्यक्षता को त्याग देते, छोड़ देते हैं अपने पद को और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं INC से रिजाइन करने के बाद। और इनके जाने के बाद इस सेशन को कौन प्रिसाइड करता है? राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगर पूछा जाएगा 1939 त्रिपुरी सेशन के बारे में तो सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ या कौन अपोजिशन में खड़ा था? तो पट्टाभी सीतारमैया खड़े थे। और तीसरा प्रश्न बन सकता है सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन करने के बाद 1939 त्रिपुरी सेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आप क्या बताएंगे? राजेंद्र प्रसाद ने की। चल 1938 वाला सेशन आप सभी को पता चल गया है, हरिपुरा में हुआ है, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा 1938 वाला जो सेशन है वो एक चीज के लिए और इंपॉर्टेंट है, नेशनल प्लानिंग कमिटी, योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग की बात पहली बार किस सेशन में की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो 1938 के सेशन में, जो कि कौन सा था? हरिपुरा सेशन था, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लेकिन नेशनल प्लानिंग कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये याद रखिएगा। योजना आयोग के बारे में सबसे पहले बार INC के किस सेशन में किया गई थी बात? 1938 में। चलो ये चीज क्लियर हो गई। 2-3 फैक्ट्स आपको बता दिया, नोट डाउन करते चलो, यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बने हैं। यहां पर लखनऊ 1936 क्या दिया गया? वल्लभ भाई पटेल। अब याद रखना 1936 और 1937 ये लखनऊ में हुआ, ठीक है, और ये आपका फैजपुर में हुआ। और दोनों की अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने की है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने की है। 1937 फैजपुर वाला सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई सेशन गांव में हुआ था, एक विलेज में हुआ था, जिसकी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्लियर? 1936 वाला सेशन लखनऊ वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें पहली बार समाजवाद की बात की गई थी, समाजवाद को अपनाया गया था 1936 लखनऊ सेशन में, जिसकी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की है। याद रखिएगा क्लास, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूं, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर जब मैं आपको 1936 और 1937 वाले सेशन के बारे में बता रही थी कि दोनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की है, तो मेरे दिमाग में एक और सेशन क्लिक किया। वो कौन सा सेशन है जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है? 1929 वाला सेशन।
आपको याद होगा 1929 वाला लाहौर सेशन है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की है, और रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा गाड़कर क्या बोला, आज से हमारी जो डिमांड है वो है पूर्ण स्वराज की, और आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। पूर्ण स्वराज दिवस हम मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को, और मनाया भी गया। तो पूछा जाता ना पूर्ण स्वराज की बात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस सेशन में की है, तो 1929 के सेशन में लाहौर में, ठीक है, रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू झंडा गाड़ के कहते हैं पूर्ण स्वराज आज से हमारी मांग है। चलो, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब मद्रास 1927 वाला सेशन है, किसने प्रिसाइड किया, मोहम्मद अली अंसारी ने, एमए अंसारी ने, बिल्कुल सही है। 1927 सेशन मद्रास एमए अंसारी द्वारा प्रिसाइड किया गया है। इस अधिवेशन की क्या विशेषता थी, इसमें साइमन गो बैक, साइमन को बाइकॉट करने की बात कही गई थी। 1927 का समय है, साइमन कमीशन, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों बाइकॉट करने की बात कही जा रही है, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं है, सब यूरोपियन हैं। फिर नागपुर 1920 सीआर दास लिखा गया है। तो बताओ यहां पर सीआर दास ने इसकी अध्यक्षता की थी नागपुर सेशन की, नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है। सीआर दास ने तो आईएनसी के 1922 वाले गया सेशन को प्रिसाइड किया था। 1922 गया सेशन को सीआर दास ने प्रिसाइड किया था, और इसी सेशन के बाद सीआर दास ने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था। क्यों, 1920 के समय पे आओ जल्दी से। 1920 में क्या हुआ है, असहयोग आंदोलन लागू किया गया है, जिससे कि 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड होने के बाद वापस लेने की बात कही जाती है, और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 गुटों में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स। नो चेंजर्स जो अभी भी चाहते थे कि असहयोग आंदोलन में जिस तरीके से हम बाइकॉट कर रहे थे, असहयोग कर रहे थे, उससे ही हम उसी मेथोडोलॉजी को हम कंटिन्यू रखें, उसी व्यवस्था को हम कंटिन्यू रखें, वो नो चेंजर्स थे। लेकिन प्रो चेंजर्स कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि अब हम बाइकॉट को छोड़ें और हम काउंसिल में प्रवेश करें, और काउंसिल में बैठने के बाद हम अपनी आवाज को रखें, हम असेंबली में बैठे, ठीक है, हम हाउस में बैठने के बाद हम अपनी बातों को पहुंचाएं। तो इसमें आपके सीआर दास, मोतीलाल नेहरू थे जिन्होंने स्वराजिस्ट पार्टी का गठन किया था 1923 में। तो याद रखिएगा सीआर दास ने 1922 के गया सेशन को प्रिसाइड किया था। तो आपका ये गलत, यहां पर खाली ये 2 ऑप्शन सही है। लखनऊ 1936 जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सीआर दास ने 1922 गया सेशन को प्रिसाइड किया था, ठीक है। यहां पर नागपुर सेशन को श्री राघवचारी ने प्रिसाइड किया था 1920 के, ना कि सीआर दास ने। तो यहां पर कितने ऑप्शन आपके सही हैं, केवल 2। क्लियर क्लास, समझ में आया। अगर आपको इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको क्लास के समय बताती रहूंगी। जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बने हैं आप नोट डाउन करते हुए चलिए। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किन किन का संबंध सुभाष चंद्र बोस से था। फॉरवर्ड ब्लॉक अभी मैंने आपको बताया, 1939 का जो त्रिपुरी सेशन था उससे सुभाष चंद्र बोस क्या करते, अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं, आईएनसी को छोड़ते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं, बिल्कुल सही है। गदर पार्टी 1913 का समय है, सैन फ्रांसिस्को, यूएस, लाला हरदयाल, ठीक है, सोहन सिंह भाकना, तो इन लोगों का नाम आपको याद रखना है। तो गदर पार्टी से ये रिलेटेड नहीं थे। और अगर आप ऑप्शन में देखेंगे ना क्लास, तो अगर आप 2 को एलिमिनेट कर दीजिए तो आपके पास ये और ये ऑप्शन बचता है, ठीक है। आपको पता है फॉरवर्ड ब्लॉक से रिलेटेड सुभाष चंद्र बोस थे, तो एक तो होगा ही, तो एक यहाँ दिया गया है। आजाद हिंद सरकार की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस इससे रिलेटेड है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है बी वाला।
इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर तो एनी बेसेंट और किसका नाम आपको याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक का नाम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी आपका सही है, 1 और 3 सही है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। 1920 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रखा? तो बताइए स्वराज सभा किस संगठन का नाम रख दिया गया? ऑल इंडिया होम रूल लीग का, हिंदू महासभा का, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन का, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का। तो यहां पर याद रखिएगा स्वराज सभा नाम रख दिया गया ऑल इंडिया होम रूल लीग का। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑल इंडिया होम रूल लीग की बात करें या होम रूल लीग की हम बात करें तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग, ये जो शब्द है होम रूल, ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट था उसको भारत में एनी बेसेंट द्वारा रखा गया था, क्योंकि एनी बेसेंट जो थी वो एक आयरिश वीमेन थी जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती थी और आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट चल रहा था, तो वहीं से इंस्पायर होके एनी बेसेंट ने भारत में भी इसकी बात की। लेकिन अगर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग की बात करें, ठीक है, तो पहले बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग स्थापित हुआ, ठीक है, स्टैब्लिशमेंट उसकी हुई, उसके बाद एनी बेसेंट का आता है, ये याद रखिएगा। 2-3 चीजें जो एनी बेसेंट से रिलेटेड आपको याद रखनी है वो हमेशा याद रखिएगा। एनी बेसेंट जो थी वो फाउंडिंग मेंबर नहीं थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। मैंने कई परीक्षाओं में ये प्रश्न देखा है, उसमें दिया रहता है एनी बेसेंट वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। नहीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो हम मैडम ब्लावस्की की बात करते हैं। हाँ, ये सही है कि एनी बेसेंट भारत आती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करने, लेकिन फाउंडिंग मेंबर नहीं थी। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, और क्या पॉइंट याद रखना है, एनी बेसेंट जो थी पहली महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बनता है। भारतीय महिला पूछेगा तो आप सरोजनी नायडू का नाम बताएंगे। चलो, तो यहाँ पर ए आपका सही है, हो ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा रख दिया गया और स्वराज सभा के मेंबर्स ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ये भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। गवर्नर जनरल दिए गए हैं, उनके कार्यकाल में हुई घटनाओं के बारे में पूछा गया है। कॉर्नवालिस सिविल सेवा की शुरुआत, ठीक है, फादर ऑफ बोला था ना सिविल सर्विसेज, किससे कहा जाता है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। टेलीग्राफ और डाक सुधार, टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे वेलेस्ली नहीं है, यहाँ पे डलहौजी है, याद रखिएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की हम बात करें, टेलीग्राफ और डाक सुधार की अगर हम बात करें तो ये सब डलहौजी के समय में हुआ है, तो दूसरा गलत है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप दूसरा अगर गलत कर देंगे तो आपको सीधे आंसर मिल जाएगा 1 और 3, लेकिन हम और ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। विलियम बेंटिक, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाना। अब यहाँ पर देखिए विलियम बेंटिक के समय ही हम लोग क्या बात करते हैं, मिनट की बात करते हैं, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात करते हैं, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। डलहौजी सहायक संधि, डलहौजी के समय में सहायक संधि नहीं आई थी, वेलेस्ली के समय में आई थी, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो उत्तर क्या हुआ, 1 और 3 आपका सही उत्तर हो गया। क्लियर क्लास? चलो, ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। आगे देखें, निम्नलिखित प्री कांग्रेस संघों में से सबसे पहले गठित कौन सा हुआ था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात की गई है, ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन की बात की गई है, मद्रास महाजन सभा की बात की गई है, पूना सार्वजनिक सभा की बात की गई है। तो याद रखिएगा आप लोग कि जब हम बात करेंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की, ये पहले वाले की, तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1851 में हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन की जब हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1852 में हुई है। ठीक है, मद्रास महाजन सभा की जब हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1884 में हुई है। ठीक है, और 1876 में पूना सार्वजनिक सभा
याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई है। और यहाँ पर आप एक नाम याद रखिएगा, राधाकांत देव का। ठीक है, राधाकांत देव का। अब क्लास जैसे ही राधाकांत देव का नाम याद मतलब दिमाग में क्लिक करेगा आपके, ठीक है, आप याद रखेंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851। लेकिन राधाकांत देव का नाम आपको एक जगह और मिलता है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, धर्म सभा। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1829 में की थी। 1828 के समय में जाओ तो 1828 के समय में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी। ठीक है, क्लियर है? धर्म समाज जो था वो ब्रह्म समाज को अपोज करने के लिए स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? राधाकांत देव द्वारा। ये चीज याद रखिएगा, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जब भी राधाकांत देव का नाम आएगा तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 याद रखेंगे आप, प्लस आप धर्म सभा को याद रखेंगे 1829, जिसकी की स्थापना ही की गई थी ब्रह्म समाज को अपोज करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलो, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, मद्रास महाजन सभा में आनंद चालू का नाम याद रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा 1876 में एम ए रनाडे का नाम याद रखिएगा। महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है, रनाडे। ठीक है, चलो याद रखिएगा। अब इस प्रश्न को देखते हैं, यहां पर क्या दिया गया है? लेक आयर डैश महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु है। तो लेक आयर किस महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु है बताइए? एशिया का, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया का, या फिर उत्तरी अमेरिका का? तो यहां पर आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का। 3 आपका सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया के मैप को एक बार रिवाइज करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जहां से आपकी परीक्षा में अक्सर प्रश्न बन जाता है। ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप। मैं थोड़ा इधर खड़ी होती हूँ। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी मैप को देखिए आप तो लोकेशन जरूर देखिए। पहले के पेपर में प्रश्न बनता था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है, तो आप ऑस्ट्रेलिया टिक लगा के आते थे। डार्लिंग रेंज कहां पर है, आप ऑस्ट्रेलिया टिक लगा के आते थे। लेकिन अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो इस तरीके से पूछा जा रहा है कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया में किस तरफ है, नॉर्थ में है, साउथ में है, नॉर्थ ईस्ट में है कि साउथ वेस्ट में है। ठीक है, तो आप याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के मैप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इधर है, डार्लिंग रेंज इधर है। ठीक है, साउथ वेस्ट में आपको डार्लिंग रेंज देखने को मिलेगा, और अगर आप देखें इधर तो नॉर्थ ईस्ट में आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से कौन सा स्ट्रेट अलग करता? बास स्ट्रेट। कितनी बार मैंने आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, और परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न बना भी है, तो याद रखिएगा। ये रहा तस्मानिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और बास स्ट्रेट इन दोनों को अलग कर रहा है। फिर आप यहाँ पर और क्या क्या चीजें देखेंगे? डेजर्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ग्रेट सैंडी डेजर्ट दिख रहा है। ठीक है, नीचे आपको ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट दिख रहा है, और बीच में गिब्सन और सिम्पसन दिख रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। इधर तनामी डेजर्ट भी याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट की जब भी बात हो तो 2 मिनट आंख बंद करिए। सबसे ऊपर ग्रेट सैंडी डेजर्ट, नीचे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, बीच में गिब्सन और सिम्पसन, और थोड़ा सा ऊपर तनामी डेजर्ट याद रखिए। लोकेशन जो यहां पर इनकी है ना, इनको याद रखिए। इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इधर डार्लिंग रेंज, इधर क्या है? ग्रेट सैंडी, इधर विक्टोरिया। ठीक है, इधर गिब्सन, सिम्पसन, और ये तनामी डेजर्ट। याद रहेगा? चलो ध्यान देना। एक चीज और, इधर हमने देख लिया डार्लिंग मतलब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, डार्लिंग नहीं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इधर हमने देख लिया डार्लिंग रेंज, और बीच में है मैकडॉनल्ड रेंज। ठीक है, याद रहेगा लोकेशन।
ऑस्ट्रेलिया में अगर हम रिवर की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? म्यूरे डार्लिंग है, ठीक है, मरे डार्लिंग। ये देखो ये रहा, यहां पर ध्यान देना, ठीक है। ये न्यू साउथ वेल है, ब्लू माउंटेन, यहां से ये निकल रही है और इधर आके ये ड्रेन कर रही है। क्लियर है? अभी प्रश्नों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो, किम्बरले प्लेटू देख लो, इंपॉर्टेंट है डायमंड के लिए। यहां पर मैंने आपको बता दिया, मरे डार्लिंग रिवर की हम बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, ठीक है। ये आपका लोकेटेड है साउथ ईस्टर्न में, ठीक है, जहां पर अगर हम देखें न्यू साउथ वेल में, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, से ये आपकी क्या होती है, ये आपकी ट्रेवल करती बहती है इन जगह पर। और द बेसिन इज नेम्ड आफ्टर द मरे डार्लिंग एंड द डार्लिंग रिवर। इट हैज टू मेन ट्रिब्यूटरीज, डार्लिंग एंड मरे रिवर। चलो इधर देखो, यहां पर भी आपके परीक्षा में पीसीएस से प्रश्न बना था, मैंने आपको बताया भी है, याद करने का तरीका भी बताया था कि जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो इतने ये जो हिस्सा है, ठीक है, इसको हम क्वींसलैंड कहते हैं। और मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी कि क्वीन, घर में पापा लोग बेटियों को, जो बहन होती है ना, उनको क्वीन कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्वीन ब्रिस्बेन, बेन जो है वो क्वीन है, ठीक है। तो क्वीनलैंड की कैपिटल क्या है? ब्रिस्बेन है, याद रखिएगा, ठीक है। आज से बहन को क्वीन बना लो, रक्षाबंधन भी आ रहा है तो क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन, ठीक है, बेन याद रहेगा। यहां देखो न्यू साउथ वेल, एस से साउथ, ठीक है, और एस से सिडनी, तो न्यू साउथ वेल की सिडनी, ठीक है, न्यू साउथ वेल की सिडनी याद रहेगा। इधर देखो मेलबर्न, विक्टोरिया, विक्टोरिया, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश राज था, क्वीन विक्टोरिया थी, तो हमने क्या कहा? बर्न 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 बर्न, जो भी बाहर से कपड़े आ रहे उनको बर्न कर दो, ठीक है, बाहर के सामानों को बर्न कर दो, स्वदेशी मूवमेंट में बोला गया। तो यहाँ पर क्या याद रखोगे? विक्टोरिया की कैपिटल क्या है? मेलबर्न है। क्लास ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, मैच करने को बोला गया था, सुमेलित करने को बोला गया था। तो बेन आपकी क्या है? क्वीन है, तो क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, ठीक है। न्यू साउथ वेल, एस से साउथ, एच से सिडनी, आराम से लगा लो कि विक्टोरिया, मैंने क्या बर्न कर दो, बर्न, तो मेलबर्न हो गया, ठीक है। फिर यहां पर देखो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करेंगे तो पर्थ याद रखोगे, नॉर्दर्न टेरिटरी डार्विन याद रखिएगा, ठीक है। और जब हम साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो एडिलेड आपको याद रखना है। देखो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पर्थ याद रखना, पर्थ याद रहेगी। नॉर्दर्न टेरिटरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की डार्विन, क्या है? डार्विन, डार्विन। और यहाँ पे एल्डेलाइड की हम बात करेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया में। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब हम म्यूरे डार्लिंग, मरे डार्लिंग रिवर की बात कर रहे थे तो यहाँ पे ये न्यू साउथ वेल, विक्टोरिया, इधर की तरफ वो फ्लो कर रही थी, ठीक है। साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल और विक्टोरिया की तरफ आपको फ्लो दिख रहा था मरे डार्लिंग रिवर का। क्लियर है? चलो वेरी गुड। थोड़ा बहुत तो क्लियर हो रहा होगा, नहीं होगा तो ऐश्वर्या मैम याद तो करा ही देंगी। चलो बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे आप लोग। अगर आज आप पहली बार मेरा मॉक टेस्ट देख रहे हैं ना, तो नोट करते चलिए सारे पॉइंट। ये कॉन्टिनेंट, आधुनिक भारत, एनवायरमेंट, ठीक है, और ये सब तो मैं आपको याद करा ही दूंगी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें मैं आपको तैयार करा दूंगी। बस रोज लेक्चर करिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं सबको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को काउंट मत करिएगा, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को देखिएगा जो एक क्लास में आपको दी जाती है। अब प्रश्नों को देखो। डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में किस तटों पर स्थित है? बताओ, डार्लिंग की हमने बात की है तो आपको मैंने बोला था ना तट देखना, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट इधर की तरफ था डार्लिंग रेंज, हाँ, तो ये साउथ वेस्ट में आपको डार्लिंग रेंज देखने को मिलती है। वेरी गुड, जूम हो गया। जब मैं कभी प्रयास करती हूं कि ये जूम हो जाए तब कभी भी जूम नहीं होता है, आज खुद ही हो गया। जब मैं कोशिश करती हूँ कि ये थोड़ा जूम हो जाए, स्टूडेंट्स को दिखा दूं, तो नहीं होता है, आज अपने आप हो गया। तो ये देखो, ये डार्लिंग रेंज है, तो ये आपका साउथ वेस्ट में हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, यहाँ पे टिक लगाएं। कौन सा? दक्षिण पश्चिमी घाट, ठीक है। अगला प्रश्न,
ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम क्या है? तो बताओ, तस्मानिया, ये याद रखिएगा, ठीक है, तस्मानिया है। और तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन सा स्टेट अलग कर रहा है? बास स्टेट, ये भी याद रखिएगा। मैंने क्लास, अगर आपने नोट किया रहा होगा तो मैंने जब आपको कॉन्टिनेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि ऑस्ट्रेलिया से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से प्रश्न बना, ठीक है, और अभी भी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट में हम चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, क्विक रिवीजन सीरीज में हम सब चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज ही से डिस्कस करना शुरू करते हैं ना, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है, याद रखते हुए चलिए। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो बताओ कौन सा? तो यहाँ पर आपका हो गया तस्मान सागर, ठीक है, तस्मान सी, तो सेकंड आपका सही है। न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया से कौन सी वाटर बॉडी अलग करती है? तस्मान सागर। आगे बढ़े। विच ऑस्ट्रेलियन स्टेट इज एन आइलैंड लोकेटेड साउथ ऑफ द मेनलैंड? तो ये तो अभी हमने देखा, तस्मानिया, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है, तस्मानिया। बास स्ट्रेट उसको अलग कर रहा है। यहाँ पर देख लिए, ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए, तस्मानिया। बास स्ट्रेट इन दोनों को अलग कर रहा है, यहाँ पर भी तस्मानिया हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। Which of the following is the largest state of Australia by area? ठीक है, न्यू साउथ वेल, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, क्वींसलैंड। तो यहाँ पर जब आप मैप देखेंगे जो मैंने आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा क्लास, ये देखिए यहाँ पर, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे बड़ा हिस्से में है, ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है? पर्थ। याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम टिक लगा दें, क्या है आपका? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, कैपिटल डिस्कस कर ले। क्वींसलैंड का क्या था? मैंने आपको क्या बोला था? जो आपकी बहन है उसको रानी बना के रखिए, ब्रिस्बेन क्वींसलैंड की कैपिटल है, ठीक है। विक्टोरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या था? विक्टोरिया के समय में हम लोग भारतीय क्या करते थे? चीजों को बर्न करते थे, तो मेलबर्न हो गया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पर्थ हो गया, ठीक है। न्यू साउथ वेल का यहाँ पे एस से साउथ और एस से सिडनी हो गया, ठीक है, याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। Which Australian state share the borders with all the mainland state and territory? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। कौन सा ऐसा स्टेट है कि जो कि अपनी बाउंड्री को, अपने बॉर्डर को ऑस्ट्रेलिया के सारे दूसरे स्टेट और टेरिटरीज के साथ शेयर करता है? मैप के थ्रू आपको दिखाती हूँ। मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार। क्या बोला गया है? कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि अपने बॉर्डर को शेयर करता है ऑस्ट्रेलिया के हर स्टेट्स के साथ और टेरिटरीज के साथ? यहाँ पर आपको एक टेरिटरी दिख रही है, वो है नदर्न टेरिटरी, जिसकी कैपिटल डार्विन है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टेट है ना, जो सारे स्टेट्स के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, वो है साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया अपने बॉर्डर को यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ भी शेयर कर रहा है, ठीक है, नेशनल टेरिटरी के साथ भी शेयर कर रहा है, यहाँ पर क्वींसलैंड के साथ भी, न्यू साउथ वेल के साथ भी और विक्टोरिया के साथ भी। दिखा मैप में? क्लियर हो गया। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने बॉर्डर को सारे स्टेट और टेरिटरी के साथ शेयर कर रहा है। ये ही प्रश्न था, ठीक है, क्लियर? बताओ क्लियर? चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये देखो ऑस्ट्रेलिया का मैप, ठीक है। यहां पर क्या है बताओ? बोलते चलो, डार्लिंग रेंज। अब जैसे ही मैम आपने डार्लिंग रेंज ड्रॉ की, ठीक है, जैसे ही ड्रॉ किया तो ये मुझे दिमाग में आया कि परीक्षा में अगर कभी ये पूछ लिया कि ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में डार्लिंग रेंज आता है तो मैं क्या बताऊंगा? तो आप बताएंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, जिसकी की कैपिटल क्या है? बताओ जल्दी से। पर्थ। वेरी नाइस। यहां पर आपको क्या दिखता है बताओ? ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज,
क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। इधर आपको क्या दिखता है? मैकडॉनल्ड रेंज, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है ना? ठीक है, अब हम डेजर्ट्स को देखें। तो सबसे पहले आपको ग्रेट सैंडी डेजर्ट दिखता है। ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट के नीचे तनामी डेजर्ट, बताओ, फिर इधर गिब्सन और इधर सिम्पसन डेजर्ट। मैं इसमें यहां पर क्लियर रहे आपको। ठीक है, और इधर अगर आप देखेंगे तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। यहां पर इसलिए नहीं ड्रॉ किया, ओवरलैप हो जाएगा। तो सबसे पहले ग्रेट सैंडी, तनामी, ठीक है, फिर गिब्सन, सिम्पसन और नीचे की तरफ आपको कौन सा? विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इतनी चीजें क्लियर हुई। ये क्या है बताओ? तनामी है। यहां पर तस्मानिया है। ठीक है, ये क्या है? यहां पर बास स्ट्रेट, याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स याद रखिए, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भी चीज मैं आपको बता रही हूं। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स को हम ऐसे ही डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहां पर एक चीज जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। मैंने आपको पहले के क्लासेस में बताई है, आपको ट्रिक याद रखना है। कैब पीएनबी से मुंबई आई। कैब, जो कैब है, आप लोग कैब करते हो ना, कैब जो है वो पीएनबी से मुंबई आई, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो जब मैं कैब बोल रही हूं तो यहां पर आपका सबसे पहले सी से क्या हो गया? चिली हो गया। ठीक है, CAB कैब। ए से क्या हो गया? अर्जेंटीना हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, अर्जेंटीना और चिली यहां पे याद रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बी से आपका क्या है? ब्राजील है। ये क्या है? ब्राजील है, याद रहेगा। तो कैब, तो चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील। फिर PNB, तो पी से क्या हो गया? पैराग्वे, पैराग्वे। ठीक है, तो साउथ अमेरिका की जब हम बात करेंगे, साउथ अमेरिका में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से होके गुजर रहा है? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील और पैराग्वे। ये रहा, आपको पता होना चाहिए जो पैराग्वे है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, पूछा जाता है साउथ अमेरिका में कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है? तो पैराग्वे, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो है वो नाम्बिया है। ठीक है, हम अफ्रीका के मैप में आ गए हैं, नाम्बिया। फिर आप यहां देखिए तो यहां पे ये साउथ अफ्रीका हो गया, ये आपका मेडागास्कर हो गया। छठवें नंबर वाला आप देखेंगे तो बोत्सवाना हो गया। आठवें पे मोजाम्बिक हो गया। ठीक है, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो कैब पीएनबी से मुंबई आई, सी से चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, ये सब आपका किस में आता है? साउथ अमेरिका में आता है। ठीक है, कौन कौन सा? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे। फिर हम नाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर की बात कर ले तो ये अफ्रीका में हो गया। ठीक है, और फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो कैब पीएनबी से मुंबई आई, याद रहेगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से होकर गुजरता है ये भी आपको याद रहेगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चल आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करते हैं। एक तरफ आपको वेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको उपवेद दिए गए हैं। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद आयुर्वेद का उपवेद है। तो ए का थर्ड तो एक ही जगह दिया गया है, ऑप्शन बहुत इजी सेट है यहाँ पर। बी, यजुर्वेद की बात करेंगे तो धनुर्वेद हो गया, सामवेद की बात करेंगे तो गंधर्ववेद हो गया, अथर्ववेद की बात करेंगे तो शिल्पवेद हो गया। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में बनते हैं तो ध्यान दीजिएगा। सी आपका सही उत्तर है। देखिए, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। ठीक है, रचयिता उधर दिए गए हैं आपको
धन्वंतरी, विश्वामित्र, भरत मुनि और विश्वकर्मा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, ऐसा प्रश्न परीक्षा में रिपीट हो जाता है। इस प्रश्न को देखिए, यहां पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात निर्णय लीजिए कि यह सभी कथन किस वंश से संबंधित है। इस वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। इस वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। तो आपसे पूछा गया है कौन से वंश से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो सबसे आसान तो थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि इस वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। तो किस होयसल वंश की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी, जिसका कि अंतिम शासक कौन था, बल्लाल तृतीय था, वीर बल्लाल तृतीय, ये याद रखिएगा, जिसे किसने हराया था, मलिक काफूर ने हराया था। और इसकी स्थापना, होयसल वंश की स्थापना किसने की थी, विष्णुवर्धन ने की थी। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको होयसल वंश से रिलेटेड दिए गए थे। आगे बढ़े तो सी आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्लास, अगले प्रश्न को हम देखते हैं क्या दिया गया है। सल्तनत काल में दीवाने बंदगान निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था। तो बताइए किससे संबंधित था, दान विभाग से, दास विभाग से, पेंशन विभाग से या फिर गुप्तचर विभाग से। तो दीवाने बंदगान जो थे वो किससे रिलेटेड थे, दास से। बेचारे दास लोग जो थे वो बंद रहते थे, तो बंद रह के बंदगान, तो कौन बंदी थे, दास बंदी थे, और गाना गाते थे बैठ के, क्या करेंगे। तो बंदगान किससे संबंधित है, स्लेव डिपार्टमेंट से। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। सबसे पहली चीज, दीवाने बंदगान दास विभाग से संबंधित था, ठीक है, किसके समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में, क्लियर है। वजीर जो था वो राजस्व विभाग का प्रमुख था। मजुमदार उधार देने गए धन का हिसाब रखना था उसका काम। यहाँ पे दीवाने खैरात याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ, वो दान विभाग से रिलेटेड था, दीवाने खैरात। अभी भी लोग कहते हैं ना खैरात नहीं चाहिए तुमसे, कोई दान वान नहीं चाहिए हमको, तो ऐसे याद रखिएगा। सर्द उस सुदूर की बात करेंगे तो ये धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख हुआ करता था। मुशरिफ ए मुमालिक की हम बात करेंगे तो प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा ये रखते थे। बरीद ए मुमालिक, जब बरीद की बात करते हैं तो ये गुप्तचर हुआ करते थे, ठीक है। वकील दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था ये, ठीक है। और इस्तिहक की बात करेंगे तो ये पेंशन विभाग से रिलेटेड होते थे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा, ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में 1-2 साल के अंतराल में पूछ लिए जाते हैं। तो कोई भी चीज अभी छोड़ेंगे नहीं, सब पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि समय है हमारे पास, इसलिए, ठीक है। चल यहाँ पर देखो, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ये भी चीज मैंने आपसे बोली थी कि आधुनिक भारत के जो प्रश्न बन रहे हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा रहा है। तो आपने देखा होगा पेपर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रश्न बने थे, ठीक है। अच्छा, कमेंट करके मुझे बताना कि जो चीज मैं क्लास में बोल रही हूँ ऐसा हुआ था कि नहीं तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगेगा मैम तो ऐसे ही बोल रही हैं। एग्जाम के बाद तो सब फैकल्टी आते कहते यही मैंने पढ़ाया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्लास, हम बस मेहनत करते हैं। देखिए फिर मैं एक ही चीज बोलूंगी, आओ मिलजुल कर एक क्या करें, कर्म करें, ठीक है। मिलजुल के चलो हम लोग देखते हैं, पेपर को एनालाइज करते, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको सेपरेट करते हैं, उनको बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। और अगर वहां से प्रश्न बन गया तो फिर ईश्वर को धन्यवाद कहेंगे सिलेक्शन के बाद, बस यही करना रहता है। नहीं तो कोई ऐसा अंतर्यामी नहीं है, और मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ भाई, कि मुझे स्वप्न में भगवान आए और कहे कि ऐश्वर्या मैम यही प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बस हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट से बातें करते हैं कि कहाँ पर दिक्कत हो रही है, और उसी बेसिस पे हम अगले दिन लेक्चर देने को फिर तैयार हो जाते हैं आपके सामने। तो हम अपनी तरफ से 100% देंगे, कर्म करेंगे, और बाकी सब तो फिर ईश्वर पर छोड़ेंगे, और सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्यों परेशान होते, खुश रहिए, बस खुश रहिए, ठीक है, मुस्कुराते रहिए। चलो अब ऐसा नहीं है कि
मतलब मुस्कुराओ और कोई मार वार के चला जाए, मुस्कुराते रहिए, मैम बोली, खुश रहिए लेकिन जीवन में। मॉन्टेग्यू घोषणा की बात करते हैं, कब हुई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? 1919 में, थोड़ा बहुत याद आ गया होगा। चलो, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919। चलो, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 का समय है। बारदौली सत्याग्रह 1928 का समय। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग कांड हुआ है, बताओ। सबसे पहले जलियांवाला बाग कांड हुआ है कि मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन हुआ है? तो उसमें आपको कंफ्यूजन होगी इस प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन और जलियांवाला बाग कांड दोनों 1919 के समय का है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 के समय में हुआ है, तो सबसे आखिरी में तो 3 होना चाहिए, उसके पहले 4 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? तो 3 हो गया, 4 हो गया। बारदौली सत्याग्रह 1928 का समय है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे 3 4। अच्छा, यहां पर ये देखो, ये ऑप्शन कितना गलत सेट किया गया है। मैंने अभी तक ऑप्शन नहीं देखा था, यहां पर 2 ऑप्शन आपके क्या किए गए हैं, एकदम सेम रख दिया गया है। तो अगर एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जाता तो आप क्या कहते? आप कहते कि ए और डी दोनों ही सही हैं, ठीक है। देख लो यहां पर एकदम सेम, नहीं, सॉरी क्लास, सॉरी, सेम नहीं है। 1 2 4 3 है, 1 2 3 4 है। और मैंने आपको यहां बताया है कि सबसे पहले थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932, बारदौली सत्याग्रह 1928 का समय है, तो 4 3 पता नहीं कहां से, तो डी आपका सही उत्तर है, ठीक है, सेम नहीं है। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई है। जलियांवाला बाग कांड तो आप सभी को पता है अप्रैल में हुआ है 1919 में, ठीक है। और फिर यहाँ पे तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1938 और बारदौली सत्याग्रह 1928। वो प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके गलत दिए गए हैं, उसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक की जब हम बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने किस सुधार को, ठीक है, बोला था कि अयोग और निराशाजनक, मतलब निराशाजनक किससे बोला था? एक धूप रहित सुबह बाल गंगाधर तिलक ने किस रिफॉर्म के लिए यूज किया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। और आप देखते हैं बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1920 में, 1 अगस्त, जब असहयोग आंदोलन भारत में स्टार्ट होता है 1920 में, तो उस समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1920 में, ये याद रखिएगा। तो किसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था एक धूप रहित सुबह? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के लिए। एनी बेसेंट ने बोला था इंग्लैंड के प्रस्ताव के योग्य और भारत को स्वीकार करने के लिए अयोग्य पाया था इस रिफॉर्म को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता सरकारी प्रस्तावों को स्वीकार करने के पक्ष में थे। तो इसको रहने दीजिए, आप बस इन दोनों स्टेटमेंट्स को याद रखिएगा। चलिए, क्योंकि यही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि धूप रहित सुबह बाल गंगाधर तिलक ने किस रिफॉर्म को बोला है। आगे देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर मजाक उड़ाया था? आपकी परीक्षा में भी ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किसके समय में हुआ था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन है वो डफरिन के समय में हुआ था। और डफरिन ने ही कहा था कि आईएनसी जो है वो रिप्रेजेंट करती है माइनॉरिटीज को, ठीक है, अल्पसंख्यक लोगों को रिप्रेजेंट करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब हम बात करते कर्जन, जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन कराया था, उसने कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो गिरने वाली, खत्म होने वाली, और मैं इसके डाउनफॉल को देखना चाहता हूं। अपने सामने मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंत को, सुखद अंत को देखना चाहता हूं, ये कर्जन ने बोला था, ठीक है। और कर्जन ने ही 1905 में बंगाल का विभाजन कराया था, याद रखिएगा। तो यहां पर तो आपका आंसर डफरिन सही है, और डफरिन के समय ही आईएनसी का गठन भी हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहां पर क्या सही है। सूती वस्त्र, कागज, लौह इस्पात, भारी इंजीनियरिंग और पहले कारखाने की बात की गई है। तो जब हम सूती वस्त्र की बात करते हैं तो सूती वस्त्र का सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया गया है? तो फोर्ट ग्लास्टर में, ठीक है, ए का सेकेंड।
2 जगह दिया गया है। कागज की बात करेंगे तो श्री रामपुर। लौह इस्पात की अगर हम बात करेंगे तो कुल्टी। भारी इंजीनियरिंग रांची। तो उत्तर क्या हो गया? बी। बी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा। सूती वस्त्र 1818 फोर्ट लास्टर। ठीक है, कागज की बात करें 1812 श्री रामपुर। सीमेंट 1904 चेन्नई तमिलनाडु। आयरन स्टील 1874 कुल्टी। जूट 1855 रिसरा पश्चिम बंगाल। एल्यूमिनियम 1937 जेके नगर। भारी इंजीनियरिंग 1958 रांची। तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पठार का निर्माण यूकन तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। किस कॉन्टिनेंट में है क्लास? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, इस पठार का निर्माण यूकन तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ, अतः इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है। कनाडा की ओर से इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है बोला गया है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? अलास्का के पठार की बात की जा रही है। आपको हिंट मिल गया होगा, यहाँ से कनाडा से भी मिल गया होगा, यूकन से भी मिल गया होगा। तो यहाँ पर अलास्का के पठार की बात हो रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यूकन रिवर की जब हम बात ही कर रहे हैं, इसी से आपको हिंट मिल गया होगा। और फिर कनाडा से इसकी ऊंचाई की बात कर दी गई है। यूकन रिवर अलास्का रीजन में आपका फ्लो करता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सी सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, इसको देखते हैं। अम्ल वर्षा एसिड रेन, मैंने आपको कई बार बताया है एसिड रेन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि HNO3 फॉर्म होता है आपका और H2SO4। और यही दोनों एसिड जब रेनफॉल के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? एसिड रेनफॉल। क्लियर है? तो यहां पर ए का थर्ड हो गया, 2 जगह दिया गया है। आगे देखते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध, फोटोकेमिकल मिस्ट की बात करते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करते हैं, इसको स्मॉग कर लीजिए। फिर हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन और ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत, ओजोन डिप्लीशन की जब हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया गया है, हाँ, तो डी का फर्स्ट तुरंत मैच कर लो। डी का फर्स्ट यहां पर दिया गया है, वेरी गुड। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन की जब हम बात करते हैं तो मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको खत्म कर देता है, कम कर देता है। और फोटोकेमिकल स्मॉग में आपका हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बी का फोर्थ। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? बी। सही उत्तर क्या है? बी आपका सही उत्तर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्रोमाइट उत्पादक क्षेत्र जाजपुर, डेकनाल और कोइंछोर किस राज्य का हिस्सा है? तो बताइए, जब हम क्रोमाइट के प्रोड्यूसिंग एरिया की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जाजपुर की, ठीक है, और कोइंझार, ये सब कहाँ पर है? ये सब उड़ीसा में है, कोइंझर, ठीक है। तो ए आपका सही उत्तर हो गया। आगे बढ़े। देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह कौन सा है? तो एन्नोर दिया गया है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? परीक्षा में पूछा गया है, विशाखापट्टनम, सही है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह कौन सा है बताओ? तो ये एन्नोर है, बिल्कुल सही है। देश का सबसे पुराना व कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। तो यहाँ पे ये कृत्रिम नहीं है, ये नेचुरल बंदरगाह है, इस वजह से ये गलत हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? तो ओनली 1 and 2, ठीक है, 1 और 2 ही आपका सही है। सी आपका सही उत्तर है। आरबीसी की बात की गई है, लाल रुधिर कणिकाओं की बात की गई है, ठीक है।
के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में आपने सुना होगा। कुछ अपवादों को छोड़ते हुए आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, बिल्कुल सही है। कुछ अपवाद हैं जैसे लांबा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आरबीसी की लाइफ स्पैन जो होती है वो 120 दिन की होती है, जीवन अवधि 120 दिन की होती है, एकदम सही है। इनका निर्माण अस्थि मंजा बोन मैरो में होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दे आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट हम किसे कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, ना कि आरबीसी को कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट नहीं है? डी आपका करेक्ट नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों बिल्कुल सही हैं। याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी की जब हम बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब यहाँ पर एक बार कंपेयर कर लेते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी से प्रश्न बनता है। रेड ब्लड सेल की हम बात करें, व्हाइट ब्लड सेल की हम बात करेंगे, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो है वो रेड कलर इंपार्ट करता है ब्लड को, ये याद रखिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। जो पिगमेंट आरबीसी में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से रेड कलर इंपार्ट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, कैरिंग कैपेसिटी की बात की है ना, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी जो होती है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाती है। ये डब्ल्यूबीसी की हम बात करते हैं तो ये कलरलेस होता है। आरबीसी की जब हम बात करते हैं तो ये सर्कुलर शेप का होता है, डिस्क शेप का, अभी मैं आपको दिखा दूंगी, और ये यूजुअली राउंड होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आरबीसी में, लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। यहाँ पर आरबीसी का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। और हीमोग्लोबिन का काम है आरबीसी को पिगमेंट कलर प्रोवाइड करता है, व्हाइट। लाइफ स्पैन क्या है? 120 दिन, यहाँ पे 5 से 21 दिन होती है डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन। यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हेल्प करता है आरबीसी, ठीक है। जब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की तो याद रखिएगा ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 40 to 45% जो ब्लड होता है वो आरबीसी से आपका बना रहता है, 1% जो होता है वो डब्ल्यूबीसी से। देयर इज ओनली अ सिंगल टाइप डब्ल्यूबीसी। अगर हम देखें तो 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी ह्यूमंस में पाए जाते हैं। ओनली सर्कुलेट इनसाइड द ब्लड वेसल, केपेबल ऑफ कमिंग आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल इनटू कनेक्ट टिश्यूज एंड लिम्फेटिक सिस्टम। जहाँ से प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि नहीं, इनको हम किस नाम से जानते हैं, बस ये याद रखिएगा। ये देखिए ये क्या है? ये आरबीसी है, ये क्या है? डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, आरबीसी में आपको न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका कलर क्या है? रेड है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। ये आपका कैसा होता है? कलरलेस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सोडियम 24 की जब हम बात करते हैं तो ये बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्लॉट को डिटेक्ट करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जब हम आयोडीन की बात करते हैं तो ये थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। कार्बन 14 की बात करेंगे तो ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कार्बन डेटिंग, कोई जो फॉसिल है वो कितना पुराना है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए कार्बन की यूज होती है। तो यहाँ पर खाली आपका 1 और 3 सही है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? 1 और 3। क्लियर है? ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं अगर पास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखा होगा तो। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पर सही है। देखिए 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि खाली इंडियंस को, जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनको ही खाली उपलब्ध है। और इनके बाद वाले जो आर्टिकल्स हैं वो नागरिक और फॉरेनर्स दोनों को उपलब्ध है। तो अब देखिए करिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिक तथा विदेशी दोनों को उपलब्ध है, बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। कानून के समक्ष समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, बिल्कुल
सही है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए आप कि पहला आपका गलत है, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 14th आर्टिकल है। कौन सा है? 14th आर्टिकल, जो कि बोथ दोनों को, फॉरेनर्स और सिटीजन दोनों को, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो यहां पर ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ओनली 2 इज करेक्ट। आंसर क्या सही है? डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। क्लास में फिर आपको बता दूं, अगर हम आर्टिकल 15 की बात कर रहे हैं, 16 की बात कर रहे हैं, 19 की बात कर रहे हैं, 29 की बात कर रहे हैं और 30 की बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल्स जो हैं, ठीक है, ये खाली सिटीजन्स के लिए हैं, जो नागरिक हैं उनके लिए हैं। और आर्टिकल 14 जिसमें कि हम इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहते हैं, ये सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों के लिए है। ठीक है, 14 हो गया आपका, 17 हो गया, 18 हो गया, जो इनके बाद वाले आर्टिकल्स हैं वो आपके सिटीजन और मतलब नागरिक और विदेशियों दोनों के लिए है। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पे मताधिकार का प्रथम बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था? तो 1989 में किया गया था। ठीक है, आपको पता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत जो वोटिंग एज थी उसको 21 साल से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। इस प्रश्न को देखिए, 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक आपका है, निकाय है। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपमंत किया गया। बिल्कुल सही है, दोनों सही स्टेटमेंट है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा। आपको पता है जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन की बात किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 324 में की गई है, जो कि सही है। ठीक है, ये प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात हम किस में करते हैं? 280 में करते हैं। ये आसान प्रश्न है, तो डी का 4th हो गया। वेरी नाइस, सब जगह वही दिया गया है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन की बात की गई, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, ग्रांटिन की बात की गई है, तो ये 275 में किया गया है। बी का थर्ड यहां दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अगर हम बात करेंगे तो 338 में कहा गया है। ठीक है, और संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्रों का प्रशासन 239 में हो गया, तो बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। चलो, सुर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये आसान प्रश्न है, आप सभी को पता है। कहाँ है? जल्दी से बता दो। आगरा में है ना? सुर कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक से याद भी कराया है कि जब हम नवाबगंज की बात करते हैं, जब हम नवाबों की बात करते हैं, तो एक गाना है उन आंखों की मस्ती में ना, उन आंखों की मस्ती में एक गाना है ना, तो नवाब लोग गाते थे। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव में, उन आंखों में याद रखना, उन्नाव याद रहेगा। पटना एटा में है। लाख बहोसी कन्नौज में है। ठीक है, बखीरा, जो खीरा है वो कबीर जी को खीरा पसंद था, तो याद रखना संत कबीर नगर में। सुरहा ताल बलिया। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर प्रतापगढ़, समसपुर रायबरेली। सब लोग समाज में जितने लोग हैं सब राय देने आ जाते हैं, तो समसपुर रायबरेली, सांडी हरदोई। जैसे ही सांड दिखे सांडी, जैसे ही सांड दिखे हार मान लो, तो हरदोई। ठीक है, सम्मान मैनपुरी, हर आदमी चाहता है उसको सम्मान मिले, तो सम्मान मैनपुरी। विजय सागर महोबा, पार्वती अर्गा गोंडा, पूछा गया ये सब। ओखला गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे इन सारे पॉइंट्स को, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1 मिनट क्लास, ये प्रश्न, चलो इस प्रश्न को देखो। इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। अनुसूचित जनजाति के आंकड़ों के संबंध में जनसंख्या 2011 का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6% थी।
दूसरा दिया गया है भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। फिर उसके बाद आपको दिया गया है कि 2011 में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात जो था वो 990 था। तो यहां पर आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो बताइए क्लास, कौन से स्टेटमेंट आपके, कौन से कथन आपके सही हैं? ध्यान दीजिएगा, सही कथन पूछा गया है। तो यहां पर आपका सही कथन कौन सा है? यहां पर आपका सही कथन जो है वो पहला बिल्कुल सही है और तीसरा बिल्कुल सही है। 2011 की अगर हम जनगणना के अनुसार देखें तो 990 है, ठीक है। और अगर हम 2011 की सेंसस के अनुसार देखें तो शेड्यूल्ड ट्राइब भारत में 8.6% है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहां पर आपका सही उत्तर सी हो गया। भारत में अगर सर्वाधिक पूछेगा, उत्तर प्रदेश दिया था, सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहां पाई जाती? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से नवपाषाण कालीन स्थल को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। तो न्यूलिथिक साइट में किसे ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान कहा जाता है? तो वो मेहरगढ़ को कहा जाता है। ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो बताइए, खिलजी, लोदी, ऐबक, तुगलक, तो कौन सी डायनेस्टी आपकी पहली आई थी? बताइए, सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी? अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, ठीक है। तो अरेंज करो, तो सबसे लास्ट में कौन सी होगी? लोदी है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में अगर आप यहां देख रहे होंगे कि लोदी है, 2 है, तब भी आप सीधे आंसर सी मार्क कर सकते हैं। ऐबक, ऐबक के बाद अगर हम देखें तो यहां पर खिलजी, फिर उसका तुगलक, उसके बाद लोदी। सी आपका सही उत्तर है। देख लो, गुलाम, खिलजी, तुगलक, ठीक है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, फिर उसके बाद आपका लास्ट में लोदी। रैयतवाड़ी प्रथा कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ की गई थी, बोलो। राजा राम मोहन रॉय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद की पुस्तक है। रैयतवाड़ी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो थॉमस मुनरो का नाम आता है। परमानेंट सेटलमेंट की जब हम बात करते हैं, हम जमींदारी सिस्टम की बात करते हैं, तब हम किसकी बात करते हैं? कॉर्नवालिस की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था जमींदारी सिस्टम में क्या होता था। जो जमींदार होते थे वो किसानों से पैसे टैक्स वसूलते थे और फिर वो जो जमींदार होते थे वो सरकार को उस समय ले जाकर ब्रिटिश सरकार को पैसे देते थे। जमींदार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि गांव के किसानों से जो टैक्स है उसको वसूले और फिर ले जाकर सरकार को दे। रैयतवाड़ी सिस्टम में ये जो जमींदार वाली पोस्ट थी ना, उसको हटा दी गई थी। मतलब जमींदार का ये कर्तव्य नहीं था, ठीक है। जो किसान हुआ करते थे वही अपने जमीन के मालिक हुआ करते थे, वही टैक्स दिया करते थे। ये याद रखिएगा। ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस भी की है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो थॉमस मुनरो आपको याद रखना है। राजा राम मोहन रॉय ने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया था, हाँ किया था। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। तो उत्तर सही क्या होगा? 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 आपका सही है। राजा राम मोहन रॉय की जब भी बात करते हैं क्लास तो 2-3 चीजें याद रखिएगा। आत्मीय सभा के गठन की बात, ठीक है, ब्रह्म समाज के गठन की बात, ठीक है, मिरातुल अखबार की बात याद रखिएगा, और सती प्रथा में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम फीड होने चाहिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट याद रखिएगा, भूमिगत आंदोलन में इन्होंने योगदान दिया था। और आजाद हिंद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? अगर परीक्षा में पूछेगा तो भी आप जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो बताइए, जो आय है, राष्ट्रीय आय है, ठीक है, नेशनल इनकम है भारत में, वो किसके द्वारा आपकी कैलकुलेट की जाती है? CSO द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, सेंट्रल स्टैटिक
ऑफिस द्वारा, ठीक है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई वाला स्थान मैरियाना वृत्त किस महासागर का हिस्सा है? मैरियाना ट्रेंच की बात यहाँ पर की गई है, तो मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है ABCD में से जल्दी से बताओ। अच्छा, अभी मैं बहुत क्विक आंसर दे रही हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैम आप आंसर बहुत जल्दी दे रही हैं, तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्लास आराम से सोच के आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जब हम मैरियाना ट्रेंच की बात करते हैं तो ये पैसिफिक ओशियन में है। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, मैरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, ठीक है, जो कि पैसिफिक ओशियन में है। जब हम टोंगा ट्रेंच की बात करते हैं तो ये साउथ वेस्ट पैसिफिक में है। फिलिपिन ट्रेंच जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक में है, ठीक है। कुर्ली की अगर हम बात करेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में है। प्यूर्टो रिको की बात करेंगे अटलांटिक ओशियन। सैंडविच की बात करेंगे सदर्न ओशियन। जावा ट्रेंच इंडियन ओशियन। यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बना है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जावा ट्रेंच, इंडियन ओशियन, सैंडविच, ठीक है। तो सदर्न अटलांटिक ओशियन याद रखिएगा, सदर्न अटलांटिक ओशियन, सैंडविच, जावा, इंडियन, मारियाना ट्रेंच, ये क्या है? ये पैसिफिक ओशियन है। यही 3 आपके परीक्षा में पूछे भी गए थे। आगे बढ़ते हैं। 21 जून 22 दिसंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। चीनुक रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली एक सूक्ष्म और गर्म हवा है। ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर क्या दिया गया है जो मैं आपको बता रही हूं। सबसे पहले जब हम लिम्पोपो नदी की बात करते हैं, लिम्पोपो नदी अफ्रीका में आपकी फ्लो करती है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछे इक्वेटर को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो आप क्या बताएंगे? बताओ। जायरे, कॉन्गो नदी, ठीक है, इक्वेटर को 2 बार काटती है। इक्वेटर उसको 2 बार काटता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। चीनुक जो है वो रॉकी माउंटेन में आपके फ्लो करता है, ये हॉट और ड्राई होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। डे और नाइट इक्वल होते हैं 21 जून और 22 दिसंबर को गलत। डे और नाइट आपके इक्वल होते हैं कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल 2 और 3, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, इस वजह से डे और नाइट इक्वल होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो चलो क्लास, आज के टेस्ट को यहीं पे एंड करते हैं। आज के टेस्ट में हमने कई प्रश्नों को डिस्कस किया और कई प्रश्नों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस किया। आने वाली क्लासेस में भी हम इसी तरीके से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, इसी टेस्ट सीरीज में हम 1 लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आने वाले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। रिवीजन जरूर करते हुए चलिए, अपने साथ नोटबुक और पेन को जरूर रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा क्लास, ठीक है। अब आज के सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। क्लास के एंड में बताइएगा जरूर क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ टिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू।